गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हैदर अली और मैं आसाम टेट जो आया हुआ है इसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस के क्लास 6 to 8 अपर लेवल एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 5-6 टॉपिक्स हैं, हमारे 5-6 सब्जेक्ट हैं, वो आपको देखने होंगे। जिस तरह से पहला हमारा टॉपिक है कि ज्योग्राफी का है, तो आपको पता है कि जो पूरा टॉपिक होता है वो 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 मार्क्स का होता है। उसके अंदर क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, 30 का हमारा पैडागोजी होता है, 30 का हमारा होता है लैंग्वेज फर्स्ट, और 30 का हमारा होता है लैंग्वेज सेकेंड, और 60 का हमारा होता है अपना सब्जेक्ट। ठीक, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि हम एसएसटी की बात करने वाले हैं कि एसएसटी का हमारा सब्जेक्ट में कितना कितना कौन सा सिलेबस में क्या क्या चीज़ आ रही। ठीक है, यस। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा सेक्शन है वो हमारा ज्योग्राफी से है कि ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। तो आवर अर्थ के बारे में दे रखा है कि हमारी जो अर्थ पृथ्वी उसके बारे में कि उसका साइज़ क्या है वो पता होना चाहिए आपको। शेप, मोशन ऑफ अर्थ एंड देयर इफ़ेक्ट, यानी कि जो मोशन होता है उसका किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपने पढ़ा होगा, 3 लेयर में डिवीज़न होता है ना। सबसे पहले क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होती है, उसके बाद कोर होती है। ठीक, तो ये आपने ज़रूर पढ़ा हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा अर्थ हो गया, क्लियर। और यहाँ पर हम देखें उसके बाद आगे अर्थ के बारे में स्पेशल विद आसाम के रेफरेंस को लेकर के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इनको ये जो टॉपिक है हमारा, ये एनसीईआरटी से आप तैयारी कर सकते हो। एनसीईआरटी के 6 क्लास की बुक उठाओगे, वहाँ से बच्चे तैयारी कर सकते हो। 6 क्लास की एनसीईआरटी से लेकर 6, 7 और मोस्टली 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन है, आप इससे तैयारी कर सकते हो। ओल्डर क्लास ये एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी, ठीक है, एनसीईआरटी 11th क्लास। ठीक, न्यू हो या पुरानी हो कोई से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं, यानी पहली बार आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप 6ठी 7वीं 8वीं की क्लासेस के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। वहाँ से आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी, बहुत ही शानदार। देखो वही टॉपिक है, बिल्कुल इसी नाम से आपको वहाँ पर क्या होगा, लेसन के नाम नज़र आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, एनसीईआरटी से ही सब कुछ पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या है, कि यहाँ पे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं एंड सैटेलाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, यानी कि लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो इसके बारे में आपको ये सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है, आपको लूसेंट की जो किताब होती है वो आप पढ़ सकते हो। लूसेंट की किताब होती है, उससे यानी कि जीके की जो लूसेंट होती है वहाँ से आप तैयारी कर लीजिए, वहाँ से आप फैक्ट को रट लीजिए, तो आपकी तैयारी बहुत ही फैक्ट्स को आप वहाँ से कुछ कर सकते हैं, बहुत ही शानदार होती है। देखो एनसीईआरटी और आपने अगर लूसेंट पढ़ ली, मुझे लगता है कि आपको कोई भी इसमें फेल करने वाला है नहीं, एक बार में आप पास हो जाओगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा सीटेट या फिर टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम मतलब आप इसको ना समझें, बहुत ईजी से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिंदास होकर आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जैसे माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए। माउंटेन की जो रेंज है वो कौन कौन सी है, साउथ के माउंटेन कौन से हैं, और नॉर्थ ईस्ट में यानी कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश, इधर कौन कौन से माउंटेन हैं उनके बारे में। प्लेट्यू कौन कौन से हैं उनका पता होना चाहिए, कौन से स्टेट तक फैले हुए हैं। प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी की बुक से, क्लियर। फिर उसके बाद अबाउट आसाम के बारे में स्पेशल आपके आसाम के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जोग्राफिकली लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल इसकी लोकेशन कहाँ पर है, क्लाइमेट किस तरह का है, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के बारे, यानी कि आप स्पेशल आसाम की जो बुक्स आती हैं वहाँ से आप, यानी कि जीके आसाम आता है या जीके स्पेशल आसाम, वो आप ले सकते हो। आसाम जीके
आप तैयारी कर सकते हो। तो आपको 3 बुक मैं जानता हूँ कि आपको रेफ़र कर सकता हूँ, यानी कि एनसीईआरटी, उसके बाद जीके और जीके आसाम, और आपका काम क्लियर पक्का हो जाएगा, गारंटी इस बात की है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि हमारा अबाउट इंडिया लोकेशन, क्लाइमेट, फिजिकल डिवीज़न, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो सेम वही चीज़ है, इसमें कोई वही नहीं। आप अगर ऊपर वाला टॉपिक कर ले तो ऑब्वियसली ये वाले टॉपिक ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा है, तो इसको देख लेते हैं। देखो प्री हिस्ट्री यानी कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग, यानी कि पहले लोग किस तरह से रहते थे उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, घूमना फिरना, फिर एग्रीकल्चर क्या उनका तरीका था, शिकार करने का, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो हिस्ट्री के अंदर, यानी कि ब्लूसेंट से पढ़ोगे वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप कहाँ से पढ़ेंगे, यानी कि एनसीईआरटी की, फिर आपसे कहूँगा एनसीईआरटी आपको ये पढ़नी चाहिए। देखो 12th क्लास की, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप वहाँ से हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 12th क्लास की हिस्ट्री आपको पहला चैप्टर मिलेगा, पहली वीक के अंदर फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, वहाँ से आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है, सारे फैक्ट आपको इस स्टोरी के माध्यम से बताए गए हैं, चित्रों के माध्यम से बताए गए, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार वहाँ से पढ़ के फिर आप ट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए टाउन प्लानिंग क्या थी वहाँ की, वो आपको बताया। ऑक्यूपेशन क्या था, ट्रेड क्या था, कॉमर्स कैसा था, आर्ट एंड कल्चर क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और उसके साथ साथ क्या है कि जो और यानी कि वहाँ उस किताब के अंदर क्या है कि ओनली इंडस सिविलाइजेशन है, और जो ये सिविलाइजेशन है जैसे चाइनीज़ हो गई या फिर मिस्र की सभ्यता हो गई, तो इन सब के बारे में, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में आपको लूसेंट से आप उसको कवर कर सकते हैं, तो वहाँ से आप कर लोगे। उसके वैदिक एज, तो ये भी एनसीईआरटी, सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, रिलीजियस, उसके बाद प्रैक्टिस, लाइवलीहुड, सोशल सिस्टम, ये सब मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ आसाम, तो आप स्पेशल करोगे तो वहाँ से हिस्ट्री ऑफ आसाम आराम से मिल जाएगी। हिस्ट्री अगर आप आसाम का जीके वाली किताब लोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्री हिस्ट्री ऑफ आसाम। ठीक, प्री हिस्ट्री ऑफ आसाम, जोग्राफिकली लोकेशन ऑफ एंशियंट कमरूपा, सोशल इकोनॉमिक एंड कंडीशंस कमरूपा, ब्राह्मण, सकरतंबा एंड पाल डायनेस्टी, ये सब मिल जाएगा आपको वहाँ से। मेडिवल असम के बारे में आपको होम, सोशिया एंड कोच किंगडम, उसके बारो, भुयांस एंड किंगडम, ये सब आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इमरजेंसी, न्यू रिलीजियस आइडियाज़, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन तो आने आना है पक्का। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये आपको पढ़ लेना है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये आराम से मिल जाएगा। और जीके की मदद, जीके लूसेंट वाली से वहाँ से मदद ले सकते हो, दोनों किताबें बेस्ट हैं। मेजर पॉलिटिकल डायनेस्टी इंडिया, देयर कॉन्ट्रीब्यूट, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंशियंट पीरियड में क्या है, मौर्यन, मेडिवल पीरियड, तुर्क अफगान एंड मुगल्स, इस बारे में आप पढ़ सकते हो, आसानी से मिल जाएगा। राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश किस तरह से है, उन्होंने किस तरह से इंडिया में अपने पावर को बढ़ाना शुरू किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद साइपो म्यूटिनी 1857, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रोल ऑफ असम फ्रीडम इन इंडिया। तो ये आप पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है एक, मॉडर्न इंडिया नाम से, मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, हिंदी में क्या नाम होगा उसका, आधुनिक भारत का इतिहास, तो वो आपको ले सकते हो। स्पेक्ट्रम की बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास के लिए, आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये आप ले सकते हो। बहुत ही शानदार बुक है, उनके सारे फैक्ट और पूरा, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब सारे एक्ट, यानी किस तरह से यहाँ पर अंग्रेज आए, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। उसके बाद चलते हैं कि रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या सुधार हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स क्या हुए हैं, रिवेन्यू एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या हुए हैं, ब्रह्म समाज, और उसके बाद प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ये सारा आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाएगा। विवेकानंद के बारे में, उसके बाद
आर्य समाज के बारे में पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज से रिलेटेड सब चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो हमारा है हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो इसमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी कि प्रोडक्शंस किस क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, इनकम, वेल्थ, मनी, प्राइस, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे कहाँ से, NCERT की बुक आप ले लीजिएगा 11th क्लास की। उसमें जो है 2 इकोनॉमी है, मैक्रो और माइक्रो। तो उनकी आप देख लीजिए कौन सा टॉपिक यहाँ से रिलेट कर रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लेसन हैं जो आपको पढ़ने हैं, सारी पूरी की पूरी NCERT आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, 11th क्लास की NCERT आप पढ़ लीजिए सिलेक्ट कर करके, और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। उसके बाद मार्केट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिफरेंट दोस्त, ठीक है। ये आपको बिटवीन होलसेल एंड मार्केट एंड रिटेल मार्केट, ये आपको मिल जाएगा आसानी से। मनी मार्केट, बैंकिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन बैंकिंग, ये सब आपको। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, ये देखो साइंस का पार्ट भी होता है थोड़ा सा, तो ये साइंस में भी आप पढ़ते होंगे और इको के अंदर भी आपको पढ़ना होता है ये। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ये आप देख लीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इट्स इंडिकेट्स प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट सेक्टर, रोल ऑफ ह्यूमन सोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप यहाँ से ही कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद हमारा है प्लानिंग एंड बजट के बारे में, यानी कि बजट क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में कहाँ से सबसे पहले बजट आया, और ये 5 साल की जो प्लानिंग हो रही है ये कहाँ से निकल कर गई। तो इस प्लानिंग, बजट, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, रूस से आई है, चाइना से आई है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होगी और ये आपको आसानी से मिल जाएगा, आप NCERT पढ़ोगे तो, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक के तरह के, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ द पीपल, फंक्शन ऑफ नेरीफाई एंड NEC, स्कीम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आपको नेशनल इनकम क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है, और NNP क्या होती है, GDP क्या होती है, NDP क्या होता है, नॉमिनल एंड रियल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, ये सब आपको NCERT से मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में आपको अगला टॉपिक जो लेसन है हमारा वो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस देखो क्या है कि आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़े हो कभी तो आप लक्ष्मीकांत को ले लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े तो लक्ष्मीकांत, ठीक है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से आती है, किस नाम से आएगी हिंदी में, और इंग्लिश में आएगी ये इंडियन पॉलिटी, ठीक है। लक्ष्मीकांत नाम से आती है, चले। तो ये आपको ले लीजिए, बहुत ही शानदार बुक है। देखो UPSC वाले एस्पिरेंट सारे इसी को पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि पॉलिटी के क्वेश्चन इससे बाहर जाता नहीं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो यहाँ से इसके आपको जो टॉपिक्स मुझे रखे वो पढ़ सकते हो, यानी कि गवर्नेंस के बारे में, डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हो। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ICT इन टीचिंग एंड सोशल साइंस, यानी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हल्की सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत ईजी इंपॉर्टेंस ऑफ ICT, यानी कि हम ICT का यूज़ कैसे अपनी एजुकेशन में कर सकते हैं, टीचिंग में ला सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यूज़ ऑफ ICT इन टीचिंग सोशल साइंस को पढ़ाने में ICT का यूज़ क्या है, कंप्यूटर का यूज़ क्या है, वो सब आपको नॉर्मली इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही काम आ जाएगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको काम आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इतनी बड़ी बात नहीं, आराम से आप क्वेश्चन को समझ कर भी कर सकते हो। तो ये था हमारा सिलेबस बच्चों, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरा कहना है कि अब मैंने तो 3 बुक बताई हैं, एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले आपको लूसेंट वाली जो बुक होती है वो ले लेनी है, लूसेंट GK, ठीक है। उसके बाद आसाम स्पेशल वाली, ठीक है, आसाम स्पेशल। उसके बाद NCERT आपको मैंने बताई है, NCERT वाली किताब आपको लेनी, तो इनसे आप कवर कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, और ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है, डरने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।